वेलकम डॉक्टर डी के गुप्ता। डॉक्टर डी के गुप्ता, डॉक्टर साहब आप हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सो मच। सो डॉक्टर साहब हैं नोएडा में। सो आप एक बार, मेरे ख्याल से आप अपना इंट्रोडक्शन आप खुद ही दे पाएंगे। सो व्हाई डोंट यू शेयर योर स्टोरी एंड हाउ हैज बीन योर जर्नी? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कितने लोग हैं ऐसे जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं? देयर आर अराउंड 300 जो लोग चाहते हैं दे वांट टू ग्रो बेटर देन देयर इंडस्ट्री ग्रोथ, मतलब दे वांट टू ग्रो बेटर देन देयर इंडस्ट्री। टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री। और कितने लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री से बेटर ग्रो करें या उससे बहुत फास्ट ग्रो करें, कई गुना फास्ट ग्रो करें, और उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम देयर बिजनेस उनके पास होनी चाहिए? मी। थैंक यू सो मच। तो आप लोग बिल्कुल सही जगह हैं और बिल्कुल सही व्यक्ति के साथ हैं। राहुल जैन इज द वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ही इज द बेस्ट पर्सन जो आपको मेंटर कर सकता है, गाइड कर सकता है, आपको फीडबैक दे सकता है, आपकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं उस सक्सेस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए, और उसके आपकी जो विजन और मिशन है उसको अचीव करने के लिए। आई एम डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। We are one of the fastest growing hospital in India that we have achieved only in last 5 years. हमारी जो एबिटा है वो डबल डिजिट्स में रहती है, और सिंस इंसेप्शन, और शायद जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनसे डबल और ट्रिपल टाइम्स है, टाइम्स में बता रहा हूँ। हमारी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स है वो शायद जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनसे बहुत बेहतर है। सिस्टम है, प्रोसेसेस हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले थोड़ा सा मैं बता दूं तो मेरा नाम, पूरा नाम धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए पीडियाट्रिशियन। और सोचिए डॉक्टर कैसे कर सकता है बिजनेस मैनेजमेंट, ये अलग बात है, ये राहुल जैन सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता है। ही कैन, मतलब एक डॉक्टर को कैसे एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करना, और वो भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करना, ही हैज दैट मैजिक इन हैंड एंड ब्रेन। तो मैं नोएडा आया था जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, आई वाज 9 ईयर ओल्ड ओनली, और मेरे पास घर नहीं था, छत नहीं थी। तो छत के जो घर के बाहर बरामदे होते हैं या जो आंगन होते हैं उनमें सोता था सर्दियों में मंकी कैप पहन के, और वहीं पढ़ाई करता था। मेरी मदर टीचर थी, तो शी ट्राई टू गेट माई एडमिशन इन नोएडा's बेस्ट स्कूल्स, बेसिकली जैसे कैम्ब्रिज था, या एक छोटे स्कूल भी थे बीच वाले जो सेंट्रल स्कूल्स, बट एवरीबडी डिनाइड कि ये लड़का जो है हिंदी मीडियम से ही कैन नॉट कॉप अप विद दीज स्कूल्स, और सबने भगा दिया मुझे। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, पैसे थे नहीं, तो चप्पल भी, जूते भी नहीं होते थे, तो चप्पल पहन के स्कूल जाता था। एक यूनिफॉर्म होती थी, उसी को रात को धोना, सुबह सुखाना, पहन के जाना। और मार पड़ती है अलग से। सरकारी स्कूलों में क्या हाल होता है आप सबको पता होगा। पास हुआ 10th में, ग्रेस से पास हुआ, मतलब मार्क्स नहीं थे, बिकॉज कोई वो नहीं था, एम नहीं था, गोल नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था किसी फैमिली मेंबर का, तो इसलिए अपने हिसाब सारा कुछ करना था। उस टाइम पैसे कहीं ललक लग गई तो पॉपकॉर्न बेचना, वेंडर्स स्ट्रीट वेंडे बेचना, फैक्ट्रीज में काम करना, जो पार्किंग थी भैरव मंदिर की उसमें काम करना, वहाँ लोग दारू बांटते थे, वहाँ उन लोगों से बचना, इंडिया गेट पे जाके पॉपकॉर्न बेचना। पहले अपूगर होता था, आप लोगों को पता होगा, वहाँ बेचना संडे सैटरडे, वहाँ मेरे स्कूल के बच्चे मिलते थे, वो मजाक बनाते थे। तो दैट वाज द स्टोरी आई हैव। उसके बाद आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने एडमिशन लिया उसमें स्कूल 12th के बाद, और उसके बाद आई ट्राइड फॉर माई PMT, प्री मेडिकल टेस्ट। उसमें हुआ क्या कि आई गॉट सिलेक्टेड, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, वो शी वाज आल्सो इन माय कोचिंग। उसके मार्क्स मेरे से कम थे और शी गॉट एडमिशन, और मुझे नहीं मिला, तो मेरी सीट किसी ने बेच दी, पता लगा, और वो वाइस चांसलर था कानपुर यूनिवर्सिटी का। तो अब उस समय स्ट्रगल हुआ कि आई हैज टू अप्रोच चीफ मिनिस्टर, जो मायावती उस टाइम थी, ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, वहां से इंक्वायरी सेटअप करना, इंक्वायरी को फॉलो अप कराना, फाइल मूव कराना, फ्रॉम सेक्शन ऑफिसर टिल चीफ मिनिस्टर। उसमें चीफ सेक्रेटरी भी आता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और वो भी 19 साल की उम्र में। तो अराउंड 8-9 मंथ धक्के खाए, लखनऊ कानपुर उन्हीं बीच में। फाइनली, ये बड़ी लंबी स्टोरी है बट आई विल कट इट शॉर्ट, आई गॉट सिलेक्टेड, और मुझे एक नई सीट मिली, मेरठ में कन्वर्ट हुई, और वो इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी बिकॉज दैट केम आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। और उसके बाद आई वाज टॉपर इन मेडिकल कॉलेज,
और बहुत सारे उसमें भी ऐसा होता था कि बहुत सारे मेरे बैच में जो बच्चे होते थे वो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स के बच्चे होते थे, तो आधे गोल्ड मेडल तो उनको फ्री में मिल जाते थे। जो हमारे गोल्ड मेडल थे तो वो लोग, बिकॉज वो बच्चे थे मेडिकल कॉलेज में, उनको मिल जाते थे। तब भी मैंने कई सारे गोल्ड मेडल, मैं मतलब न्यूमरस नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स आए अचीव मेडिकल कॉलेज। उसमें भी मैथ्स चलाई, पैसे नहीं होते थे, सिस्टर को पढ़ाया, वो आज PhD करके डॉक्टरेट करके सी इज वन ऑफ द साइंटिस्ट, लीडिंग साइंटिस्ट इन इंडिया। बाद में वहां से MBBS के बाद MD किया, MD के बाद सिलेक्शन हुआ, वहां गोल्ड मेडल लिया। पैसे नहीं थे, फिर नोएडा गए, एक जनता फ्लैट में रह के वहां से तैयारी करी और वहां से गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली, बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग सिंगल बनी। तो उसमें क्या हुआ था कि 24 जनवरी को मेरा रिजल्ट आया MD पास का, 25 जून को मैंने, 24 जून को रिजल्ट आया, 25 जून को मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली, बिकॉज अब कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसलिए तुरंत ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक सपना था शुरू से ही, जब से बचपन से था कि आई हैव टू डू समथिंग बिग। चाहे वो जब पॉपकॉर्न बेचता था, सड़क पे घूम रहा था, तब भी सपने देखता था और इस टाइम भी। तो उस समय फिर हमने क्लिनिक खोला, नर्सिंग होम मेरी वाइफ ने खोला, स्टार्ट किया। और बिकॉज ऑफ सम सुप्रीम कोर्ट, कोई नोएडा का होगा तो उसको पता होगा यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसमें रेजिडेंशियल एरिया में जितने नर्सिंग होम्स और बैंक चल रही थी उन सबको सील कर दिया गया था। ये बात है 2010 की 11 की। मैंने 3 महीने पहले हॉस्पिटल नर्सिंग होम खोला था, वाइफ ने मेरी मिलके, कि उसको 15 लाख का लोन लिया, 5 लाख की सीसी थी, और लगाते ही बंद करना, मतलब सर मुलाते ओले पड़ने वाली कहावत बिल्कुल सही थी। और 1 रुपया नहीं था, सड़क पे फिर आ गए थे। अब वो किराए का था तो सील का बंद करना पड़ा। मकान मालिक से झगड़ा हुआ, उसने सड़क के बाहर निकाल दिया। वो भी दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर था, तो उसने खूब अच्छे, पूरा पुलिस दरबार हुआ। फाइनली एक छोटा सा नर्सिंग होम दोबारा खोला वहां पे। फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, पहले भी हाई कोर्ट में लड़ चुका था अपनी सीट क्रिएट करने के लिए, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में सारे डॉक्टर्स गए नोएडा के, सबने लड़ाई लड़ी, नोबडी गॉट एनी रिलीफ। मैंने एक PI वो डाली, PIL रश्मि के नाम से, बिकॉज आई स्टडीड, मतलब PIL भी पढ़ा, सब कुछ में घुसा। और फाइनली उस PIL में हम लोगों को जीत मिली। ऑर्डर आया कि बिकॉज डॉक्टर रश्मि गुप्ता हैज क्लोज्ड हर नर्सिंग होम इन कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, दैट शुड बी स्पेशल स्कीम टू बी लॉन्च्ड फॉर हर। तो एक स्कीम आई स्पेशल, पैसे नहीं थे, तो स्कीम थी दिमाग में था कि नोएडा में जमीन लेना कितना मुश्किल है, आप सबको पता है, और कैसे लेना पड़ता है, क्या अलॉटमेंट कैसे होता है। तो पैसे नहीं थे, तो जिस घर में मैं पैदा हुआ वो इतना पड़ गया मुझे, मेरी मदर को कन्विंस करना वेरी डिफिकल्ट। तो 1-2 फ्लैट्स थे मेरे पास, वो भेज दिए हम लोगों ने। और उसके बाद फाइनली वी गॉट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद फिर पैसे नहीं थे, एक हॉस्पिटल बनाना था। फाइनली आई ट्राई टू मेक माई DPR, टीवी करी हम लोगों ने खुद मिलके, एक एक स्टडी करी, बैंक में मिले, बैंक में रिप्रेजेंट किया एंड गॉट सैंक्शन फ्रॉम सेवरल बैंक्स। 3 बैंक से हम लोगों ने सैंक्शन लिया। और उसमें भी प्रोजेक्ट को वायबल करने के लिए कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, मोटरेम कितना होना चाहिए, IDC कैसे फंड कराना है, बैलूनिंग कैसे करानी है, पूरा CMA बनाना कैसे, कैसे कैश फ्लो एनालिसिस करनी है, इनफ्लो कैसे देखना है, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे करना, सब कुछ करने के बाद, और जो 25% मार्जिन था वो भी हमारे पास नहीं था, तो वो फ्रेंड से कैसे इकट्ठा करना है, अपने रिलेटिव से कैसे इकट्ठा करना है, दैट वी एक्वायर एंड वी मेड दिस प्रोजेक्ट इन ए रिकॉर्ड टाइम, इन 1.5 ईयर। टोटल हम लोगों ने टाइम मांगा था बैंक से 3 इयर्स का मांगा था, बट वी डिड इट इन 15 मंथ ओनली। 15 मंथ में हमने सॉफ्ट कमीशनिंग की और 18 मंथ में हमने हॉस्पिटल को चालू कर दिया। तो बिकॉज पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, ना नॉलेज थी, अभी हॉस्पिटल चलाने की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, तो इट वॉज वेरी मतलब डिफिकल्ट स्टार्ट। उस समय पैसे प्रोजेक्ट में वैसे ही पता है आप लोगों को, अगर प्रोजेक्ट 100 करोड़ का होता है तो 120-130 करोड़ लग जाते हैं, तो शॉर्टेज ऑफ फंड था। तो कैसे करके फर्स्ट फेज में स्टार्ट किया। और उस टाइम अब यहाँ पे आती है एक्चुअली, दिस इज द बेसिकली बोलते हैं ना कि क्लाइमैक्स क्या होता है। तो उस टाइम हॉस्पिटल में ना तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिशन करना आता था, ना बिल बनाना आता था, ना डिस्चार्ज कराने आते थे हमें, तो सिर्फ बिकॉज वी वर क्लिनिशियन, तो मैं पेशेंट देखना आता था, OPD देखना है, कैसे लैब टेस्ट एडवाइस करने, बट लैब टेस्ट करने कैसे हैं, मेडिसिन बेचनी कैसी है, पेशेंट का हाउसकीपिंग कैसे करानी है हॉस्पिटल में, डिस्चार्ज प्रोसेस कैसे कराना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करना, कुछ नहीं पता था। तो दैट वाज अ वेरी बैड स्टेज। जब हम लोग 2017 की बात है, 2016 में चालू किया था, तो हमें बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का, सिस्टम का, प्रोसेस का कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मेरा एक दोस्त है, आई रियली थैंक, मैं हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहता हूँ, वो आज भी मेरा बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया राहुल जैन साहब से। उसने मुझे एक दिन सिस्टम प्रोसेस दिखाया उसने अपने, और मेरा सपना था कि मैं कुछ ऐसी कोई बिजनेस, ऐसा कुछ हॉस्पिटल बनाऊं जो जिसमें सिस्टम हो, प्रोसेस हो, जिसमें लोग अपने आप काम करते हो, जिनके पीछे फॉलो अप ना करना पड़ता हो, लोग का इंक्रीमेंट करना हो, मुझे अप्रेजल करना हो तो सिस्टम प्रोसेस बेस्ड हो।
मुझे ऐसे ही ग्रोथ हो जो जिसको हम हर चीज को जिसमें कैप्चर कर सके। तो उसने दिखाया, उनका सर का कोई बैच चल रहा था, मैंने तो ना तो 1 डे किया ना 4 डे किया, इनका वो 8 मंथ का सर का स्टार्ट हो चुका था। उसने मुझे एक दो प्रोसेस दिखाया अपने FMS वगैरह, तो आई वाज रियली सरप्राइज कि ये तो मेरा सपना ही है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैंने ना तो कोई MBA किया है ना कोई MHA किया है। तो फाइनली ही स्पोक टू हिम, और सर ने कहा कि ऐसा 2 क्लास होगी, कोई बात नहीं, एक बार इसको भेज दो, हो सकता है अगर ठीक लगेगा ज्वाइन कर लेगा, नहीं तो नेक्स्ट बार ज्वाइन कर लेगा। तो तब वहां पे जब क्रूशियल है, जब मेरा अस्पताल बंद होने के कगार पे था, अगर मैं मुझे सिस्टम प्रोसेस की नॉलेज नहीं होती तो इतनी मेहनत जो मैंने की थी सारी, जो मेरा बचपन से या जो यंग एडल्टहुड से जो स्ट्रगल था, वो शायद सारा खत्म हो जाता अगर उस समय मुझे कोई हैंड होल्डिंग, कोई मेंटरिंग, कोई गाइडिंग, कोई कोचिंग नहीं देता मुझे। तो उस समय 2017 में सर से मेरी मुलाकात हुई, एंड सर ने मुझे समझाया। मेरी वाइफ जो बिल्कुल रिलेक्टेंट थी, जब 4M की बात हुई तो सब लोग हिल गए कि अरे 4M करनी पड़ेगी, वो भागने लगी। तो फिर सर ने उसको अलाइन किया, काउंसिल किया। आज वो पूरा अस्पताल वही देखती है, मैं बिल्कुल अस्पताल में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। और उसने भी प्रोसेस बना लिए, सिस्टम बना लिए, हम लोग मतलब इसको भी सबको हैंड ओवर दे रहे हैं किसी और दूसरे को, जो दूसरे कंपनी में लोग रखे हैं। मतलब हम दोनों लोग अब फ्री हैं बिल्कुल, मतलब वीकेंड, मतलब सारा हॉस्पिटल सिस्टम और प्रोसेस बेस्ड चल रहा है। कुछ चीजें मैं हॉस्पिटल दिखाना चाहूंगा अगर सर परमिट करें। कैन आई शो समथिंग सर? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको वर्कशॉप करने के बाद, हाँ दिखाइए आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। जी सर। नीलम हुआ। आप म्यूट हो गए हो शायद। मैं कह रहा हूँ सर, टेक्निकली अभी मैं बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है, गूगल शीट्स पे काम करना नहीं आता है, या मुझे उस पे वो नहीं आता है, क्या नाम है, कैसे मैं मैनेज करूंगा, MIS कैसे करूंगा, निकालना बड़ी नीलम कैसे शेयर करना सीट। तो मैं अभी फिर मैं अपनी ये की हेल्प ले रहा हूँ शेयरिंग के लिए, सीट शेयरिंग के लिए, है ना। कहाँ पे? नहीं वो है नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं है, डेस्कटॉप पे कहाँ है, क्लोज कर दिया था। तो उस समय मुझे ना तो गूगल शीट्स का पता था, ना मुझे सिस्टम का प्रोसेस का पता था, ना ही मुझे उस समय पता था कि कैसे काम करेंगे, कैसे FMS बनाएंगे, कैसे फ्लो शीट्स बनाएंगे, एक्सेल नहीं आता था। और मुझे लगता है जितना कम आए उतना ज्यादा अच्छा होता है, उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो, जैसा सर बताते रहते हैं वैसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो उस समय जो था, तो ना तो मुझे मतलब लाइक अब, लेकिन मैंने एक चीज अच्छी की, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी शेयर बाद में करूंगा, कि मैंने जो सर ने कहा, मैं फिर बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, वॉट एवर ही सेड, मैंने उसको 100% बिना अपना दिमाग लगाए वैसे के वैसे इंप्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर रखना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर रख लिया। उन्होंने कहा कि ये ढूंढनी है, ये ढूंढ लिया हमने। उन्होंने कहा कि नहीं आपको वो रखने MIS वाला गाय रखना है, तो MIS वाला बंदा रख लिया। तो जो कहते रहे वो मैं उसमें करता रहा। छोड़ दो, नहीं क्या करूं उसको? ये ना, ठीक है सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ दिख रही है अब। थैंक यू सर। तो मेरा हॉस्पिटल अराउंड 150 बेड हॉस्पिटल है। अभी हम लोग वर्टिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं, 200 बेडेड इन विद इन 3 मंथ्स ओनली। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन और कर रहे हैं, 400 हो जाएगा विद इन 2 इयर्स। एक और तीसरा अस्पताल खोल रहे हैं सेक्टर 75 में, उसकी लैंड परचेज कर ली, अलॉटमेंट हो गया। दैट विल, हम लोग वहाँ पे OPD स्टार्ट कर रहे हैं इसी महीने, और मे बी विद इन 2 इयर्स वो भी फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। दिस इज द हॉस्पिटल जिसको क्वालिटी का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया एक्रेडिटेशन इंडिया में, दैट इज NABH। उसको हमने 9 महीने में लिया है, लोग 5 साल में नहीं ले पाते हैं, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड है, चाहे वो कैलाश हो, फोर्टिस हो, JPO, they all took around
5 years to get NABH। जिप्सा जिसको लोगों को लेने में 5 साल लगते हैं, हम लोगों ने 1 ईयर में लिया। जिप्सा इंटरनलमेंट हो चाहे TPA मेजर PSU कुछ भी हो, इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मिले, वो तो अलग बात है। अगर हम बात करें, सर के आने से पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि सिस्टम क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं। तो सर ने जो पढ़ाया, हमने उसका नाम दे दिया फ्लिक्स मैनेजमेंट सिस्टम। उन्होंने बताया कि FMS पे काम करना है, चेकलिस्ट पे काम करना है, फुल किटिंग पे काम करना है, MIS निकालनी, KRH KPIs को मैच करना है। तो उसी तरह से एक हमारा हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता था, उसको साथ में हमने सप्लीमेंट किया। डिपार्टमेंटल जो डिपार्टमेंट्स थे, उन सब डिपार्टमेंट्स को हमने छोटी छोटी प्रोसेस में तोड़ दिया। जैसे मान लीजिए IPD का डिपार्टमेंट है, तो उसमें एडमिशन प्रोसेस हो गया, डिस्चार्ज प्रोसेस हो गया, लैब रिपोर्ट हो गई, फार्मेसी इंटेंट हो गई, तो उन सबको प्रोसेस में तोड़ दिया। उन प्रोसेस को स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। हर स्टेप्स को नाम दे दिया, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन। मतलब कौन स्टेप का नाम क्या है, हु विल डू इट, हाउ विल डू इट, चेकलिस्ट लगेगी वहां पे या कोई सिस्टम होगा, और उसका टैट क्या होगा। एक पीसी बैठ के उसको मॉनिटर करती थी, टास्क की मैपिंग करती, सबके KRAs बना दिए, सबकी प्राइमरी और सेकेंडरी KRAs बना दिए, जिससे मैपिंग हो गई उनके आपस में। वीकली MIS निकालने लग गए हम लोग। उससे वीकली MIS से क्या हुआ कि उनका मेजरमेंट शुरू हो गया। और सर एक बात कहते हैं, मैं आपको भी कहते होंगे, जस्ट ब्रेन में कैप्चर कर लो उसको, बिल्कुल फोकसली कर लो कि भूलना नहीं। मेजरमेंट चेंजेस बिहेवियर। जब भी कोई चीज आप मेजर करने लगते हो तो अपने आप बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वही हमने किया, हम मेजर करने लगेंगे और सारे जो प्रोसेस थी वो इंप्रूव हो गई, सारे सिस्टम्स लग गए और चीजें दिखने लगी। वो कैसे दिखने ही बताता हूँ आपको। हम लोग की जो गूगल रिव्यू अभी आप सब लोग लाइव देख सकते हैं, दिस इज 4.6 और रिव्यू का नंबर पता कितना, मोर देन 5000, जो हमारे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हाईएस्ट है इंडिया में। पूरा किसी भी हॉस्पिटल के 1000 1200 1500 2000 ज्यादा रिव्यूज नहीं है, और सबके रिव्यूज 3 और 4 के बीच में खत्म हो जाते हैं। हम लोग 4.6 में है। जो एक्सटर्नल रेटिंग है, एक्सटर्नल रेटिंग हमारी 4.8 है। और जो क्या थी, क्या सर, पहले क्या थी कोर्स करने से पहले? ये 3 के आसपास थी, 3 थी। ओके, 3 से हम 4.6 पे पहुंचे हैं अभी। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इनोकुलेटर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। कोविड वैक्सीन का हमने सबसे ज्यादा इंडिया में वैक्सीनेशन किया है। और यहाँ पे सेलिब्रिटी से लेके, मीडिया से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके, सब लोग हमारा लगवा के गए, सारे वैक्सीन लगवा के गए। अगर आप हमारी वेबसाइट उस पर देखेंगे, पेज वगैरह सब दिख जाएगा आपको। अगर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो कोर्स करने से पहले ये हालत थी, जब मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, कि वेटिंग टाइम बहुत था। एडमिशन एक्सपायर्स मतलब कि जब पेशेंट एडमिट होने आता है तो उस समय क्या प्रोसेस होता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो एडमिशन के टाइम पहले डॉक्टर को देखना होता है, उसको नर्स को असेसमेंट करना होता है, उसके बाद उसकी फाइल बनती है, एडमिशन फाइल बनती है, फाइनेंशियल काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है वार्ड में। तो 8-10 स्टेप्स थे। इस पे हर जगह डिले था कि नर्सिंग का असेसमेंट लेट होता था, डॉक्टर असेसमेंट लेट होता था, बेड एलोकेशन लेट होता था, फाइल डिले बनती थी, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते थे, तो क्वेश्चन ऑफ क्वेरी इंश्योरेंस में बहुत सारी आती थी। तो उन सबको हमने एक सिस्टम बना के FMS को साथ में चेकलिस्ट से सपोर्ट किया। हर स्टेप पे चेकलिस्ट थी और FMS था, और उसके MIS निकालने लग गए। साथ में ट्रेनिंग वीडियोस बनाया, उन सब वीडियोस को हमने अपनी गूगल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो प्रोलॉन्ग वेटिंग टाइम था वो कम हो गया, क्लिनिकल केयर में डिले कम हो गया। अगर हम देखें आगे, जो पहले डॉक्टर असेसमेंट और नर्सिंग असेसमेंट दोनों को मिला के लगभग आधा घंटा लगता था, आधा घंटे से भी ज्यादा लगता था, फैक्ट है 40 मिनट लगते थे। अब वो हमने लाके रफली 15 मिनट 16 मिनट से दोनों काम हो जाते हैं। इनिशियल असेसमेंट का टैट है वो 8 मिनट्स रफली है नर्सिंग के लिए, 8 मिनट रफली है डॉक्टर के लिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, जब पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो उसको चाहिए होती है कि मुझे डॉक्टर और नर्स अच्छे से देख ले, केयर मिल जाए, इमीडिएट केयर मिल जाए। इमरजेंसी में वैसे भी आपको इमीडिएट केयर देनी होती है, तो वो हम लोगों ने स्टार्ट किया, उससे हमारा ये बहुत इंप्रूव हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्चार्ज FMS की, आप सब लोगों की फैमिली में या आप खुद या आपके फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एडमिट होते हैं, और एडमिशन में 3 चीजें होती हैं। एक तो एडमिशन का देखते हैं, तो वो एडमिशन FMS से हमने कैप्चर किया। दूसरा हॉस्पिटल स्टे होता है, उसमें लैब FMS और वो मेडिसिन डिलीवरी और डाइट, ये सब चीजें आती हैं। और लास्ट स्टेज जो होती है किसी स्टेज में, वो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज के टाइम पे मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस वाले होते हैं, तो जो जितना अच्छा भी आप काम करो, कितना अच्छा भी ट्रीटमेंट करो, जैसे वो डॉक्टर लिखता है ना डिस्चार्ज, तो हर बंदा चाहता है कि मुझे तुरंत हॉस्पिटल से बाहर भेज दिया जाए इमीडिएटली। और नॉर्मली जो होता था पहले, क्या होता था, 6 घंटे से 8 घंटे डिस्चार्ज में लगते थे, बिकॉज प्लान डिस्चार्ज नहीं होते थे। बेड एलोकेशन मतलब अगर डिस्चार्ज नहीं होते थे तो बेड एलोकेशन नहीं हो पाता था नेक्स्ट पेशेंट के लिए, तो नेक्स्ट पेशेंट भी सफर करता था, रेवेन्यू लॉस होता था उसकी वजह से, और पेशेंट का जो सेटिस्फेक्शन था वो बहुत पुअर हो जाता था। तो हम लोगों ने डिस्चार्ज FMS स्टार्ट किया।
एक दिन पहले ही हम लोग, बल्कि 2 दिन पहले ही हम प्लान कर लेते हैं कि अगले 2 दिन में कौन कौन से लोग डिस्चार्ज होने वाले हैं। उनकी डिस्चार्ज समरी पूरी बन जाती है, उनकी मेडिसिन रिफंड करना है, उनका क्या नाम है डिस्चार्ज को क्रॉस चेक करवाना है, उनके दूसरे जो टीपीओ को इन्फॉर्म करना, इंटीमेट करना, वो सारे प्रोसेस हम लोग पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। और स्ट्रेट जिस दिन डिस्चार्ज होता है उस दिन हम लोग बिलिंग करके फाइल सबमिट करके जो 8 घंटे काम था वो हम लगभग 4 घंटे से कम में कर देते हैं। एवरेज टाइम इज लेस देन 4 आवर्स। तो मैक्सिमम हॉस्पिटल अभी भी हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस। तो अभी हमारा हॉस्पिटल पिछले 1 साल से मोर देन 100% ऑक्यूपेंसी पे एवरेज चल रहा था। तो उस टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कैसे हम लोग डिस्चार्ज को फास्ट करें सो दैट हमारे पास बेड अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाए। तो हमने ये बड़ा अच्छा काम किया कि डिस्चार्ज से उससे क्या हुआ, पेशेंट वाज वेरी हैप्पी। उसके लास्ट में जाने में पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ एटलीस्ट मुझे, हम लोग 6 घंटे बोलते थे और 6 घंटे से पहले 4 घंटे में पेशेंट डिस्चार्ज होता है। तो प्लान हमारा टाइम 6 घंटे है, बट यूज टू टेक लेस देन 4 आवर्स। तो ये हमने बड़ा अच्छा काम किया इसमें। नेक्स्ट था हमारा ये टेट दिखा रहा हूं मैं आपको कि पहले 8-9 घंटे था, वो घटते घटते हमारा टेट अब तक इस टाइम 4 है, इवन 2 घंटे कैश में तो हम 1 घंटे में डिस्चार्ज करते हैं, फैक्ट है। और जो बाकी हॉस्पिटल्स नोएडा के उनसे हमारा कंपेरिजन बहुत कम है एवरेज अगर देखा जाए तो। उसका लैब, जब पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता है या जो ओपीडी पेशेंट होता है, दोनों पेशेंट में लैब का एफएमएस बनाया हमने। पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि पेशेंट का जब लैब सैंपल कलेक्शन करते थे तो सही से रजिस्टर्ड रिकॉर्ड नहीं मिलता था, लैब प्रोसेसिंग में सैंपल डिले होता था। अगर लैब प्रोसेस हो गया तो रिपोर्ट जनरेट हुई तो उसमें कभी कभी एरर्स होती थी, इवन रिपोर्ट जनरेट भी हो गई तो पेशेंट को डिस्पैच नहीं होती थी तो वो डिले होता, उसकी वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट डिले होता था। सो जस्ट 1 सेकेंड, सो मैं ना आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, जितने लोग सर्विस में हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, इनका ना पूरा सर्विस इंडस्ट्री है, तो जितने लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं, हर स्टेज पे जब आप सर्विस देते हो तो क्लाइंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ डिले होता है, कुछ ना कुछ ठीक नहीं होता, कुछ डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होती। तो आप इसको अपने एक एक स्टेप से कोरिलेट करते जाओ, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, माइंड यू। हॉस्पिटल आज की तारीख में, डॉक्टर साहब, पहले आपको कितना टाइम लगता था ये हॉस्पिटल को, ऑपरेशंस को चलाने में? अभी कितना टाइम लगता है? पहले 18 घंटे से भी कम पड़ते थे, ये वाला थी। अब मैं 8 घंटे में नहीं किया, मतलब अब तो मैं आधा घंटे में देता हूँ। मैं तो अब तो मैं एमआईएस भी सर नहीं लेता हूँ, एमआईएस मैंने डेलीगेट कर दिए। तो पहले आप 18 घंटे काम किया, किस काम में लगे रहते थे आप? दिन रात यही होता था कि पेशेंट का डिस्चार्ज लेट हो गया, उसकी कंप्लेंट आ रही है, किसी का खाना नहीं पहुंचा, किसी की लैब रिपोर्ट नहीं पहुंची, किसी का एम्बुलेंस नहीं पहुंची पिक करने, किसी को मतलब मींस मेडिसिन इंडेंट नहीं हुई, किसी की डायग्नोसिस लेट हो रही है, किसी का ट्रीटमेंट लेट हो रहा है, पेशेंट शिफ्ट हो गया, पेशेंट कंप्लेंट आ रही है कि मुझे बेड नहीं मिला, मेरा ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो फायर फाइटिंग थी एक्चुअली ऑपरेशन की। अच्छा सच में था कि हम लोग की नॉलेज नहीं थी, बिकॉज हम लोग डॉक्टर्स थे, कभी ऐसा काम किया नहीं कि ना पढ़ाया जाता है एमबीबीएस में कि सिस्टम प्रोसेस क्या होते हैं। तो जब सर से चीज देखेंगे, और बड़ा सिंपल है कि डिपार्टमेंट को सब डिपार्टमेंट में क्रिएट करो, सब डिपार्टमेंट को प्रोसेस बनाओ छोटी छोटी, उन प्रोसेस के स्टेप बनाओ, उन स्टेप पे सर ने जैसे 4 चीजें बताई, 4 चीज में लोकेट कर दो, और उसके बाद हर सीक्वेंशियल ऑर्डर में जोड़ दो उनको, सीक्वेंशियल ऑर्डर में, और उसके बाद एक पीसी बिठा दो, हर स्टेप का बंदा अकाउंटेबल हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, और वहां प्रोसेस आपकी काम करने लग जाएगी। इट विल टेक टाइम, मतलब उसमें लगता है, बट इतना मतलब इतना सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट या ऑपरेशन जो किसी भी इंडस्ट्री के, चाहे वो, अब तो मुझसे क्या, आप मुझे होटल दे दो, मैं तो होटल चलाने वाला था कोविड में 150 बेड का उस टाइम, तो नहीं तो अदरवाइज मतलब डिले होगा कहीं से, अदरवाइज हम लोग पूरा होटल चलाने वाले थे 200-250 बेड का, 250 बेड का, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे थे हॉस्पिटल में। तो अब ये सेम, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सब में सेम सिस्टम प्रोसेस लग सकते हैं। कहीं हर इंडस्ट्री में कुछ प्रोसेस डिफरेंट हो सकती हैं, बट जो टेक्नोलॉजी है वो सेम होगी। तो हम आप लोगों को कोरिलेट करना चाहिए कि एडमिशन, अगर कोई हॉस्पिटल इंडस्ट्री होटल किसी का है तो होटल में भी एडमिशन ऐसा ही होता होगा, उसमें भी चेकआउट, हमारा डिस्चार्ज होता है, उनका चेकआउट होता है, हमारा एडमिशन होता है, उनके अंदर रूम एलोकेशन होता है। तो ऐसे ही उनके में डाइट होती है, हमारा में डाइट होती है, तो बहुत सारी चीजें कॉमन हो सकती है, कहीं भी जोड़ सकते हैं। आपका ऑर्डर टेकिंग है, वैसे इनका पेशेंट है, बाकी इनका डिस्चार्ज है, जैसे आपका डिस्पैच है। बिल्कुल सर, हाँ। तो मतलब व्हाटएवर आर द थिंग्स, द स्टेप्स आर द सेम। और इसमें लैब में आपने आईएमएस इन्वेंटरी मैनेजमेंट लगा रखा है? दिखाऊंगा सर, लिखा ना, देखिए विदाउट आईएमएस, पहले आईएमएस नहीं होता था, क्या होता था, जितने भी रिएजेंट से एक्सपायर हो जाते थे, पता ही लगते थे, वेस्टेज बहुत था, लीकेज बहुत था, क्वालिटी कंट्रोल नहीं था। जब आईएमएस लगाया तो हमने एक एक, इसको बोलते हैं सर सीपीआरटी बोलते हैं, सीपीटी और सीपीआरटी, कंज्यूमल पर टेस्ट, वो निकालने लग गए हम लोग कि पर टेस्ट कितना कंज्यूमल खर्च हो रहा है, रेट क्या आ रहा है, हमें एक्चुअली रेट क्या निकल के आ रहा है। मतलब हर टेस्ट पे आपको रेट क्या निकल के आ रहा है, आपको ये मालूम है? ये मालूम है, सीपीटी बोलते हैं, सीपीआरटी का कोई लैब वाला बंदा होगा इसको आइडिया होगा, सीपीआरटी, सीपीटी होता है और उससे भी ज्यादा और स्पेसिफिक सीपीआरटी होता है,
पर टेस्ट आपने रेट क्या पड़ रहा है आपका, क्या वो क्या कॉस्ट आ रही है। थायराइड मान लीजिए कर रहे हैं, टीएसएच कर रहे हैं, तो टीएसएच हम लोग मान लीजिए 150 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो हमें पर टेस्ट कितना कॉस्ट कर रहा है, अगर बिफोर डूइंग दैट और आफ्टर प्रोसेसिंग क्या टेस्ट पड़ा, मतलब आफ्टर लीकेज और वेस्टेज और क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद कितना, तो दोनों निकाल सकते हो। वेरी नाइस। और आपने सारा का सारा अपना जितना भी है आईएमएस लगा के अपना जितनी भी इन्वेंट्री है वो सारा का सारा मैप कर दिया है। अभी दिखाऊंगा सर, उसमें आईएमएस हमने फार्मेसी में लगाया था, फार्मेसी में तो मतलब रॉकेट लग गए। हमारी कोविड में हमारी फार्मेसी में एक चीज भी शॉर्टेज नहीं थी, पूरी दुनिया में फेविक्विक नहीं मिल रही थी, हमारे पास ओवर स्टॉक थी फेविक्विक का आईएमएस लगाने की वजह से। हमारे पास कोई मेडिसिन शॉर्ट नहीं, पूरी हमने पूरे मतलब आसपास दिल्ली से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कराई हर जगह। वेरी नाइस जी। ओके, तो और बताइए सर। नेक्स्ट था हमारा टेट जो होता है, पहले 7 घंटे था, उसको 7 घंटे को हमने 4 घंटे 3 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। इसकी वजह से फायदा ये हुआ कि अर्ली डायग्नोसिस बनी, इफेक्टिव ट्रीटमेंट हुआ, अर्ली ट्रीटमेंट हुआ, जो पेशेंट की कंप्लेंट थी वो कम हो गई। और हम जो टेट निकालते हैं ना, नॉर्मली आप जो लैब में देखते हो ना, इवन लाल लैब और जो बड़ी बड़ी लैब है रेलियर, वो लोग क्या करते हैं, टेट निकालते हैं वो लोग, बिकॉज एनएबीएल कहता है टेट निकालना है आपको, तो वो निकालते हैं सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्ट जनरेशन तक का टेट। मतलब उसमें वो हम निकालते हैं सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्ट डिस्पैच्ड, मतलब जब तक पेशेंट को रिसीव हो गई है तब तक का डेटा निकालते हैं, सो दैट कि पेशेंट वाला जो डिससैटिस्फैक्शन ना हो, वो वाला स्टेप भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो पहले आपका जो था कि लैब रिपोर्ट बनाने में आपको 7 घंटे लगते थे, अभी वो इट्स डाउन टू अबाउट 3.5 आवर्स। मतलब टिल डिलीवरी, पेशेंट को डिलीवरी मेल कर दिया है हमने, हार्ड कॉपी या व्हाट्सएप तीनों में हम डिस्पैच कर देते हैं। वेरी नाइस। व्हाट्सएप, ईमेल, हार्ड कॉपी, सब कुछ तीनों सर। वेरी नाइस। नेक्स्ट सर ऐसे ही था, फार्मेसी फेमस था। फार्मेसी में बिकॉज ऑफ कोई आईएमएस नहीं लगा था उसमें, तो इसलिए आरओएल नहीं बनता, रिऑर्डर लेवल नहीं बनता था, बाउंसिंग बहुत होती थी, बिकॉज ऑफ लोकल परचेज बहुत होती थी। इसके अलावा वेस्टेज जीडीए, जो हम लोगों को पेशेंट सप्लाई के लिए मेडिसिन के लिए ऊपर नीचे भागते रहते थे जीडीए, बिकॉज उनको पता नहीं होता था कैसे। तो हमने जब फ्रॉम स्टार्ट, जैसे नर्स इंडेंट करती है मेडिसिन की, वहां से लेके टिल द डिलीवरी टू द नर्स, पूरा एफएमएस लगा दे स्टेप बाय, कैसे इंडेंट करेगी वहां पे नर्सिंग में, वो दिखेगा, पॉपअप दिखेगा उसको फार्मेसी में कि ऑर्डर आ गया, वहां से वो ऑर्डर बनाएगा, मेडिसिन डिस्पैच करेगा, जीडीए लेके जाएगा, फिर रिसीव कराएगा मोबाइल पे, तो वो रिसीव भी कर लेगा। तो पूरा हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया, तो उससे हमारा टेट लगभग 62% कम हो गया, स्टॉक लेवल कम हो गए, डिले इन ट्रीटमेंट, जो पहले पेशेंट कहते थे ना कि पेशेंट शिफ्ट हो गया मेडिसिन नहीं आई, बहुत बार सब लोग शायद कोरिलेट कर सकते हैं, हॉस्पिटल में बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट भर्ती हो जाता है, वार्ड रूम में शिफ्ट हो जाता है, बट ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता है, बिकॉज उसकी मेडिसिन इंडेंट नहीं होती थी। तो वो हमने स्टेप जो था उसको इम्प्रूव कर दिया सर। और फार्मेसी भी आपका अलग सा प्रॉफिट सेंटर, आप मतलब उसको किया कुछ काम? फार्मेसी तो वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट सेंटर होता है सर। इसमें अगर आपका इन्वेंट्री अच्छी है, आपका लाइक फास्ट मूविंग नॉन मूविंग आइटम्स अगर आपने अच्छे से मैनेज किए हैं, आरओएल ठीक चल रहा है, तो आपको इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है सर। वो आगे दिखाऊंगा सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करा हमने। और इसमें वैसे भी अगर हम कहीं, खास करके जो आईपीडी पेशेंट्स होते हैं, हमारे जो बेड है ना, हमारे सर 50 बेड्स में वो क्रिटिकल केयर बेड्स हैं, तो उसमें फार्मेसी में बहुत हाई मार्जिन मेडिसिन भी लगती है, मतलब हाई, मतलब एंटीबायोटिक्स वगैरह हैवी मार्जिन की भी होती है और वो हाई कॉस्ट भी होती है, और उनको अगर इन्वेंट्री में, और बहुत सारे क्रिटिकल आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं होने चाहिए, तो वो भी हमने कैसे मैनेज किया। पहले क्या होता था, बहुत सारे ऐसे क्या नाम है इंजेक्शन से दवाइयां थी जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी, तुरंत हमें लोकल परचेज कराना पड़ता था, भागना पड़ता था, अटेंडेंट को भेजना पड़ता था, तो उससे भी पेशेंट एक्सपीरियंस खराब होता था और हमारा लॉस भी होता था, तो वो भी हमने आईएमएस लाके उसको भी खत्म किया। गाइस कैन यू रिलेट, इट इज द सेम थिंग। आपको भी अभी भी जब आपका स्टॉक आउट होता है, आपको लड़का भेजना पड़ता है, भागा भागा जाता है, माल खरीद के लेकर आता है, क्योंकि अभी काम रुक रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ वहां हॉस्पिटल में नहीं होता और सिर्फ मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, रिटेल में होता है, सब जगह यही होता है। ओके, तो आप विल हैव टू गो अ लिटिल फास्टर ऑन द मेन थिंग्स जो आपने कम कर दिया इसका। उसके बाद हमने परचेज एफएमएस लगाया। परचेज एफएमएस जैसा आप पहले पढ़ा तो इतना अच्छा था कि पहले नेगोशिएशन नहीं होता था, वेंडर सिलेक्शन नहीं होता था, वेंडर रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, सारे स्टेप्स कर दिए हम लोगों ने। उसके अलावा क्या नाम है, जो जीआरएन नहीं होती थी, बहुत बार मेडिसिन है भी आपके पास और जीआरएन नहीं करी, इसलिए स्टॉक में दिखती नहीं थी आपको, तो भी बाउंस बढ़ जाता था। और या आपने टेट सही से नहीं मैनेज किया, जो हम आप बताते हो ना सर लीड टाइम वगैरह, तो हमने पूरा लीड टाइम कन्वर्ट करके, और जो हमने सीजनल वेरिएशन निकाल के पूरा सिस्टम बनाया आईएमएस का, वो दिखाऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो उसमें भी हमने कि जैसा इस टाइम सितंबर अक्टूबर में कौन कौन सी दवाइयां बढ़ जाती हैं, तो उन सबको बना के हमने एक अच्छा सा आईएमएस बना दिया। उसकी वजह से हमारा लीड टाइम कम हो गया। जीआरएन आपके मेडिसिन तो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं क्योंकि एक्सपायर कर जाते हैं, बाकी सब कर जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत हाईली मतलब वो होते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, तो उनका तो आउट ऑफ स्टॉक होना ही नहीं चाहिए आपका।
तो अगर वो हो गए तो बहुत बार वो भी हो जाते थे पहले तो, लेकिन जैसे ये वाली अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें हमने क्या किया देखिए, पहले जीआरएन लेट होती थी, तो जीआरएन की वजह से मतलब मेडिसिन आपका है बट वो सिस्टम में नहीं है, इसलिए आप बेच नहीं पा रहे हो। तो पहले आप जीआरएन पेंडेंसी 4% रहेगी, पहले क्या होती थी 15-20% होती थी, तो उसकी वजह से लॉस होने लगा। तो हमारे इस स्क्रीन शॉट है परचेज का, ऐसे ही हमने मार्जिन इंप्रूव कर दिया नेगोशिएशन की वजह से। सबके पहले जो 50% सिस्टम से निकल के आया था कि पहले 50% मार्जिन था, न्यू मार्जिन है 42, मतलब वो भी हमें दिखने लगता है कहीं बढ़ रहा है मार्जिन या घट रहा है, वो भी निकाल सकते हैं हर जगह, कहीं वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो वो सब दिख जाता है इसमें हर चीज। इसमें घट रहे हैं डॉक्टर साहब मार्जिन आपके? नहीं घट नहीं रहे, ओल्ड मार्जिन न्यू मार्जिन कुछ और रीजन इसका बताऊंगा, इसमें स्कीम वगैरह पे आती है। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बार बार बता रहा था। ओवर स्टॉकिंग नॉन मूविंग आइटम से वो कम हो गए हमारे, ठीक है सर। ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री आसान से हो गई हमारी, तो आपने बता दिया। नेक्स्ट इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले था ना, जैसे एक्सेस स्टॉक पहले 30-40% रहता था, अब सिर्फ 8 से 10% रहता है एवरेज। पहले नॉर्मल स्टॉक से 50% रहता है, अब 80% का नॉर्मल स्टॉक रहता है। पहले रीऑर्डर लेवल जो होता था वो बहुत रहता था कि हम लोग डिले इन रीऑर्डर लेवल होता था, इसलिए डिलीवरी लेट होती थी, वो 5-6% पे आ गया है। मिनिमम लेवल जो था ना, जो हमारे इंपॉर्टेंट इंजेक्शन थे, मेडिसिन थी, लाइफ सेविंग थी, वो पहले रेड में आ जाती थी, और रेड काफी होता था, 10-12-15-20% तक होता था, वो अब सिर्फ 4-5% पे आ गया है। ये हम लोग परफॉर्मेंस इंडिकेटर थोड़ा बताना हूँ कि हमने जो ग्रोथ करी है वो लगभग 111% है CAGR हमारा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में। एवरेज है वो 85% के आसपास है, इंडस्ट्री का 17% है, मतलब इंडस्ट्री से लगभग 4-5 गुना फास्ट ग्रो कर रहे हैं। इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है? 17%। आपका 85% एनुअल? एनुअल सर, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट CAGR। एनुअल ग्रोथ रेट कितने कितने सालों से आ रहा है ये? 5 सालों से सर, जब से आपको ज्वाइन किया। ये रेगुलर है? रेगुलर सर, इस लास्ट ईयर और इस साल में हमने पता 100% ईयर ऑन ग्रोथ करी है। लास्ट ईयर क्वार्टर जो 21 का था और 22 का था, अब देख सामने दिख रहा होगा 15.3 और 30, 100% डबल रेवेन्यू किया, जो मैं आपको कल बता रहा था सर। इस साल डबल रेवेन्यू करना है। ये तब है जब इससे पहले 3 साल आप ऑलरेडी डबल कर चुके हो। और एक चीज और बताऊं सर, हम लोग फुल्ली नॉन कोविड हॉस्पिटल है, हमारा हॉस्पिटल कभी भी कोविड हुआ ही नहीं है, उसके बावजूद हमारी ग्रोथ रेट है दैट इज हाईएस्ट इन, मतलब कोविड और नॉन कोविड दोनों मिला के भी। हमने कोविड में कन्वर्ट नहीं किया, बिकॉज हमारा सिंगल हॉस्पिटल था, इसलिए हमने कोविड में कन्वर्ट ही नहीं किया कभी। फुल्ली नॉन कोविड हॉस्पिटल, हमारे पास पेशेंट बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, पता नहीं कहां से आते थे कोविड में भी फॉर नॉन कोविड ट्रीटमेंट। तो इसलिए हमारा नॉन कोविड के बावजूद भी हम लोगों ने ग्रोथ इस तरह की है सर। ये कोविड की ग्रोथ है ये, वेरी नाइस। हाँ जी, ये हमने बैंक को कुछ प्रोजेक्शंस दिए थे, उन प्रोजेक्शन को हमने मतलब ओवरटेक किया है, और इतने अच्छे से किया है कि जो दिया उससे लगभग 3 गुना ज्यादा, हम 4 गुना ज्यादा कर रहे थे जो बैंक को प्रोजेक्शन दिए। जो हम लोग CMA डाटा सबमिट करते हैं, सब लोगों को पता होगा, बैंक में फंडिंग के लिए कराते हैं, तो उससे इस साल हम लोग 100 के आसपास कर रहे हैं। लास्ट ईयर 40 था, उससे बाद 50 था, और इस साल 100 के आसपास करेंगे सर। ये बैंक को आपने जो बताया था वो ये वापस? बैंक उल्टा होता है, नॉर्मली जो बैंक को देते हो उससे कम करते हो, बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है 90% लोगों को, इसलिए हमारे बैंक से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो हम लोगों ने जो दिया था प्रोजेक्टेड रेवेन्यू वर्सेस एक्चुअल रेवेन्यू की ग्रोथ है, ये प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है, ये एक्चुअल रेवेन्यू है, हर साल का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। वेरी नाइस। ये है, ये हम लोग अरपब एवरेज, अब हमारे यहाँ अरपब जो लोग पता होगा शायद ज्यादातर लोगों को, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड निकालते हैं, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स निकालते हैं, वो भी क्वार्टरली या ईयरली निकालते हैं, हम लोग डेली अरपब निकालते हैं सर। हमारा पेशेंट डिस्चार्ज होता है, अरपब कैलकुलेट हो जाता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग। हमारा जो दूसरे हॉस्पिटल हैं उनसे कई गुना, कहीं बहुत अच्छा है सर, जितने भी हैं। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ इन हॉस्पिटल सर। वेरी नाइस। तो ये आप क्या निकालते हो, पर हर रोज का निकालते हो? हर रोज का निकालते हैं, अगर आप कहोगे तो मैं अभी दिखा दूंगा, फोन के अंदर मेरा पड़ा हुआ कल का भी। और ये सारा का सारा डेटा आपके फोन में? सारा फोन में आता है, सारी मेरी ये मुझे भेजती है कि आज का एयरपब क्या था, बिकॉज हमने क्या किया ना सर, पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है ना उसको स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट कर दिया है, सारे सिस्टम प्रोसेस चेकलिस्ट लगा दिए हैं, सारे प्रोटोकॉल्स लगा दिए हैं। अरपोब, अरपोब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड। अच्छा, हर बिस्तर का आपका जो रेवेन्यू है वो कितना है वो करते हो? बिल्कुल सर, वो निकाल देते हैं, वो हमारा इंडस्ट्री से बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। नेक्स्ट, एलॉस होता है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, ये भी इंडिकेटर है, नॉर्मली कम होना चाहिए। तो पहले 7 होता था आईसीयू बेड का, वो हमने 5 पे ले आए हैं, और पहले नॉर्मली एसटीपी पेशेंट का 4 था, उसको 3 पे ले आए। तो ये भी आपके यहाँ उल्टा होता है। आप कह रहे हो कि पहले हमारे यहाँ एवरेज बंदा आईसीयू में 7 दिन रहता था, अब आप उसको लेकर आ गए हो कितने दिन पे? 6 दिन पे। 6 दिन पे ले आए हो, और 4 वाले को 3 दिन पे ले आए, बिकॉज इससे पता क्या, तो इससे आपकी
ट्रीटमेंट कितना अच्छा है पता लगता है कि एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट कितनी अच्छी है। इसका मतलब आपके सिस्टम प्रोसेस अच्छे हैं, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली और इफेक्टिव ट्रीटमेंट हुआ, इसलिए पेशेंट अर्ली डिस्चार्ज हो रहा है और उससे रेवेन्यू भी बढ़ता है इंडायरेक्ट, बिकॉज पहले 3 दिन के बाद पेशेंट नॉर्मली जो है ना वो आपको कुछ भी नहीं देता, सिर्फ रूम रेंट देता है और डॉक्टर विजिट देता है। उसके अलावा लैब टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली विद इन 3 डेज सब कुछ हो जाता है, डायग्नोसिस बन जाती है। ट्रीटमेंट अगर अच्छा है तो आपको पेशेंट को 3 दिन के बाद डिस्चार्ज कर देना चाहिए, खासकर अगर वार्ड में है। और आईसीयू में तो 4-5 दिन से ज्यादा पेशेंट का स्टे नहीं होना चाहिए। तो दैट वी हैव आल्सो अचीव्ड विद द। और नॉर्मली ये माना जाता है कि डॉक्टर हॉस्पिटल जाओ तो डॉक्टर बिना बात पे आपको वहीं पर बिठा के रख लेता है क्योंकि उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं। हाँ, तो ये मतलब ये भी एक मिथ है सर। अगर अच्छा हॉस्पिटल है तो दे विल नॉट मतलब कीप यू फॉर मोर देन 3 days 4 days, उससे ज्यादा रखेंगे नहीं, आपको भगा देंगे। वेरी नाइस। नेक्स्ट सर ये है ऑक्यूपेंसी। ये 92% लिखी है, एक्चुअली ये मोर देन 100%, हम लोग 130% तक गए हैं। ये पहले आपकी 32% ऑक्यूपेंसी होती थी, जब आपके पास आया था 40% पे आया था। 40% पे आप मेरे पास आए थे कि 40% ऑक्यूपेंसी होती थी। यार इस बार हम 135% पे गए मैक्सिमम सर। कितना? 135%। मैंने दिखाया था आपको लास्ट ईयर कि मेरे बच्चे जो सीढ़ियों में बैठते थे, सारा ऑफिस सीढ़ियों में शिफ्ट हो गया था। 135% कैसे हो सकता है? एक्स्ट्रा बेड लगाए थे कॉरिडोर्स में, जहां पे 3 बेड थे वहां 4 बेड किए थे, जहां 2 थे वहां 3 किए थे, जहाँ जहाँ मतलब जो लेबर रूम था उसको वार्ड में कन्वर्ट कर दिया। ओटी में पेशेंट बेड, बाहर जो प्री और पोस्ट ऑफ पेशेंट थे उनमें सब में लग गए, इवन आइसोलेशन में लगा दिया बेड, रिसेप्शन पे लग गए थे बेड। इससे ज्यादा क्या होगा था? ओह माय गॉड। ओके, बट ये सेफ होता है? हमारी एवरेज 100% से ज्यादा है सर ऑक्यूपेंसी। और पता आपको इंडिया में एवरेज ऑक्यूपेंसी क्या है सर जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स की? इट इज अराउंड 40 to 50% ओनली, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल उनकी मिला के भी। इंडिया में एवरेज ऑक्यूपेंसी कितना है? 40 to 50%, जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल की 60-70% है। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की आपको मालूम है, फोर्टिस, मैक्स, अपोलो, सब 70% पे है, 70% के आसपास। ये सब 70% पे है। 70% में, हम लोग 100% में है। इसलिए एक्सपेंड, आपने कहा था ना जब 100 से ऊपर आप बताते हो सर, जब आपने खुद ही कहा था, मुझे ध्यान है कि जब भी प्रोडक्शन के लिए बोला था, मैंने कोरिलेट अपने लिए किया था, आपने प्रोडक्शन हाउस के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बोला था कि जब आप लोग 120% ऑक्यूपेंसी को उस पे पहुंच जाए रिक्वायरमेंट पे या जो डिमांड पे, तब आपको ग्रोथ करना चाहिए। तो वही हमने किया। हम जब 120% से ऊपर 130% क्रॉस करके तब हमने वर्टिकल एक्सपेंशन किया। अभी हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग में ही 6 मंजिल और जोड़ दिए हैं, 6 फ्लोर्स। अगले 3 महीने में वो ऑपरेट हो जाएंगे तो हमारा 150 से अब लगभग 200 बेड हो जाएगा रफली सर। और साथ में हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन भी अब करेंगे, प्लान करेंगे, उसके बाद करेंगे जब वो पूरा भर जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्या होता है? क्या सर? हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्या होता है? बगल वाला प्लॉट खाली, उसको भी खरीद लिया सर। तो आप कह रहे हो कि पहले तो अभी आपने अपना 100% ऑक्यूपेंसी कर लिया, अब इसके बाद 6 मंजिल और ऊपर कर रहे हो, और उसके बाद जब वो फुल हो जाएगा तब बगल वाला चालू करेंगे बनाना उसको। तब बगल वाला चालू करोगे बनाना? बिल्कुल सर। बट वो खरीद लिया क्या? वो भी क्या कर रहे हो उसको? इस महीने आपको मिठाई का डब्बा खिलाने आऊंगा सर। चलो ठीक है जी। ये हमारा एबिटा मार्जिन है। एबिटा मार्जिन अराउंड इस साल की बात करें 25% के आसपास है, ज्यादा ही होगा सर इससे। ठीक है सर। रोज जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, हमारा फोर्टिस, नारायणा, इन सब अपोलो से बेहतर है लास्ट 3 साल में। आरओसी क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रोज एक इंडिकेटर है सर आपकी ग्रोथ का, फाइनेंशियल रेशियो निकालते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, जितना आपने कैपिटल यूज किया, जितना आपने कैपेक्स लगाया उसके बेस पे। ओके, आप कह रहे हो ये बाकी सारे अपोलो, फोर्टिस, नारायणा इन सब से बेटर आपका? इससे बेहतर है हमारा। रफली जो है सर 12-13% है। ये सारे जो है 10% से कम में आते हैं, 10% के आसपास आते हैं। अपोलो है 11% पे। ओके, नेक्स्ट सर कोविड में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, हम सबको हुई थी। लास्ट ईयर बड़ा हमारा टफ था। फर्स्ट कोविड जो आया था उसमें हमारा हॉस्पिटल सील हो गया था, बंद हो गया था, बिकॉज एक आध कोविड पेशेंट शुरू में आ गए थे, स्क्रीनिंग अच्छी नहीं थी, प्रोसेस से। तो हम लोगों ने पूरे सिस्टम प्रोसेस, चाहे वो स्क्रीनिंग हो, चाहे एसओपी बनानी हो, हेल्थ केयर वाली जो थी गाइडलाइंस थी, सबको बना के वीडियोज बना के ट्रेनिंग देकर मैंने खुद लीड किया था। अभी मेक इन फर्स्ट क्वार्टर हमारा खराब था, उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर दोबारा हमारी ऑक्यूपेंसी अराउंड 100% थी कोविड में भी। और ये तब था जबकि कोविड हो रहा है और सारे के सारे लोग हॉस्पिटल जाना बंद कर दिए। हाँ, बता रहा हूँ कि उस टाइम हॉस्पिटल में ओपीडी नहीं होती थी। प्रॉब्लम ये थी उस टाइम कि एक मरीज नहीं आता था। और हमने, आप मानोगे नहीं सर, हमने सारे हॉस्पिटल, बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा, सबको बताएं, सारे हॉस्पिटल में जबकि वो कमा रहे थे फिर उन्होंने अपने डॉक्टर्स की, स्टाफ की सैलरी काटी। हमने किसी का 1 रुपया सैलरी नहीं काटी। वी पेड 100% सैलरी टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ड्यूरिंग ऑल कोविड पीरियड, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में, बीइंग नॉन कोविड हॉस्पिटल आल्सो। पायल पूछ रही है कि आप तो फाइनेंशियल डॉक्टर लग रहे हैं, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी आपको पहले आती थी? ये सब कुछ नहीं सर, सब आपसे सीखा है। ये सर पहले
कोविड में क्या किया कि जब हमें लगा कि हमारे रेवेन्यू लॉस हो रहा है बहुत है, तो हम लोगों ने अपने जो इंटरनल ऑपरेशन की टीम थी जो आपने बताया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, उस इंटरनल ऑपरेशन टीम को होम डिलीवरी आसपास थी वो बढ़ा दी, उसमें कॉलिंग करा दी, सबसे कॉलिंग कराना शुरू कर दिया, प्लांट कॉल, एक्चुअल कॉल, कितनी लीड जनरेट हुई, कितनी लीड कन्वर्ट हुई, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, एवरेज कॉल वैल्यू क्या थी, एवरेज रेवेन्यू पर ओपीडी पेशेंट क्या था, वो सब निकालना चालू कर दिया। उसकी वजह से आज हमारा हो गया, वो टीम पूरी नई बन गई इंटरनल मार्केटिंग की, अब वो लगातार चल रही है। तो हम लोग ये भी देखिए रिपोर्ट पड़ी होगी आपको कि टीम लीडर्स बना रखे हैं, वो टीम लीडर्स हर डिपार्टमेंट अपनी वो कोल्ड कॉल्स करते हैं, उसमें लीड जनरेशन निकालते हैं, प्लांट एक्चुअल, प्लांट लीड कन्वर्जन निकालते हैं, रेवेन्यू निकालते हैं, इवन कॉल वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि हर डिपार्टमेंट में कितनी कॉल वैल्यू आ रही है, पर कॉल वैल्यू कितनी आ रही है, जो डाटा हमारा उसमें कॉल करके कितनी कॉल वैल्यू आ रही है पर से, पर कॉल। जैसे मान लीजिए 1000 कॉल करी है उसने और 1000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, तो पर कॉल वैल्यू 1 रुपए की आई है। अब क्वेश्चन 10,000 का उसकी 10 रुपए आएगी। वेरी नाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट दुनिया के सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, चाहे ऋचा अनिरुद्ध है, ये मीनाक्षी है, या जितने भी थे, ये वो है गौरव भाटिया बीजेपी का, सुनील बंसल, जितने बड़े बड़े लोग थे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे मीडिया पर्सनल हो, सबने अपने यहाँ वैक्सीन लगवाया सर आके, बीइंग ए स्मॉल हॉस्पिटल, सबने, फिर भी उसके बाद भी हमारे यहाँ वैक्सीन लगवाया सबने। वेरी नाइस जी। नेक्स्ट हॉस्पिटल है सर, हम लोग आप वर्ल्ड क्लास, ये सब एक्चुअल पिक्चर्स हैं हॉस्पिटल की, जो मॉड्यूलर ओटीज है हमारे, कैथ लैब जहाँ पे हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, ये सीटी स्कैन है, ये डायलिसिस है, ये आईसीयू है, ये रेडियोलॉजी है, ये रूम्स के हमारे जो वो हैं फोटोज है, प्राइवेट से प्राइवेट रूम, ये बिल्डिंग है। फेज 2 हम लोग नया एक हॉस्पिटल और बना रहे हैं सर, फिलिक्स पार्ट 2 माइलो के नाम से कंपनी ली है, उसमें हॉस्पिटल अलॉट हो गया, नेक्स्ट ईयर चालू कर देंगे सर, एक वो चालू करेंगे, 150 बेड का बना रहे हैं सेक्टर 75 नोएडा में। वेरी नाइस। पूरा प्लान बना लिया सर। इसके अलावा हम लोग मीडिया प्रेजेंस में सर, आपने देखा होगा, आपने सिखाया था सर वो तो मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए डॉक्टर मनोज को, मिस्टर मनोज को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, कि आज हम लोग, चाहे ऐसा कोई चैनल नहीं है इंडिया का जिसपे हम लोगों की प्रेजेंस नहीं है, चाहे वो आज तक हो, एबीपी हो, इंडिया टीवी हो, रिपब्लिक हो, TV9 हो, भारत लोकल, दिल्ली, मराठी, गुजराती, ऐसे कोई है नहीं जो मुझे बुलाते नहीं आज कोविड एक्सपर्ट सर, सब बुलाते हैं। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। एवरीबडी, मतलब कहीं भी हो, अगर कोविड में कोई बात होनी है तो आई विल बी वन ऑफ द पार्ट। इवन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कई कमेटी का मेंबर हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में हूँ। अभी मुख्यमंत्री धामी जो उत्तराखंड के थे, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने मतलब ऑफर दिया कि मैं कोविड कंट्रोल पे वहां भी कुछ उनकी हेल्प करूँ, काम करूँ। तो ये है सर, आपकी वजह से यहाँ तक पहुंच चुके हैं। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो ये पीपीटी एक बार बंद कर लेते हैं। तो क्वाइट एन अमेजिंग स्टोरी। और आपने आप ये कह रहे हो, ये सारा डेटा आपके पास सारा फोन पे अवेलेबल होता है? सारा फोन पे मैं अभी दिखा देता हूँ, दिखा के। इवन हम लोग डेली निकाल लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज, कितनी प्लांट ओपीडी कितनी हुई, एक्चुअल ओपीडी कितनी हुई, रेवेन्यू कितना था, एक्सरे कितने हुए, अल्ट्रासाउंड कितने हुए, लैब कितने हुए, वैक्सीन कितने हुए, एवरीथिंग एक सिम हमारा, मेरा एमआईएस वाला है, रोज रिपोर्ट दे देता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ फोन पे अपने, और अरपब की रिपोर्ट दिखाता हूँ, एवरेज रेवेन्यू, मेरा फोन देना ला कर एप्पल वाला तो सारा निकालते हैं, सारी रिपोर्ट मेरी एमआईएस की 10 बजे मेरे पास आ जाती है। और मैं आराम से यहीं पे जहां बैठा हूँ ना, यहीं बैठ के टीवी इंटरव्यू देता था, रोज 8-10 रोज चलते थे मेरे। मतलब मैंने कभी हॉस्पिटल नहीं चलाया, बिकॉज अगर सिस्टम प्रोसेस नहीं होते मैं हॉस्पिटल चला रहा होता। सिस्टम प्रोसेस थे तो इसलिए मैंने कभी भी। सारी एफएमएस चेकलिस्ट सब बनी हुई है? सब बनी हुई, 90 सीट्स हैं रफली सर। 90 एफएमएस हैं? 90 सीट्स हैं टोटल सर। अब देखिए सर, ये देख रहे हैं सर, अगर कोई दिख रहा हो, दिख रहा है सर ये वाला? हाँ, अब ये दिख रहा है। ये सब गूगल पे है? हाँ, सब गूगल पे। अब इसमें देखिए एक पूरा ग्राफ बन के आता है मेरे पास, डेली एडमिशन की है कि पीएसयू के कितने एडमिशन हुए, गवर्नमेंट वाले जिप्सा कितना, वो टीपीए कितना हो, कैश एडमिशन कितना हो, और कंपैरिजन भी आता है मंथ वाइज कि हर मंथ में आज की डेट में पिछले महीने क्या था, उससे पिछले महीने क्या था। जैसे आज की अगर इसमें देखेंगे तो कल के 10 एडमिशन दिख रहे हैं, पिछले आज की डेट तक क्यूमुलेटिव 137 दिख रहे होंगे आपको। पिछले महीने कितने थे? 117, या ऐसे अगले हर महीने के दिखेंगे। कंपैरिजन देता है मुझे पूरा कि हम ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पूरा ठीक से नहीं दिख रहा है इसमें। क्या सर? लेकिन पूरा ठीक से नहीं दिख रहा, बट एनीवे मतलब फिर वो एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी कि सारी पूरी ओपीडी की रिपोर्ट आती है सर। इसमें आर्टिकल वाइज आती है कि ओपीडी में आपने ये देखिए साइड में लिखा होगा कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी, सब कुछ लिखा होगा पूरा नीचे तक। इवन उनका नंबर, प्लांट नंबर कितना है, एक्चुअल नंबर कितना है, और जो कम हो रहे हैं उनका रेड हो जाता है अपने आप ही। उसके बाद नीचे डेली रेवेन्यू आता है टोटल, फिर उसका मंथली कंपैरिजन आता है साथ साथ में। आज की रिपोर्ट है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो मतलब जो भी आपको जो जैसे जैसे सारी की सारी रिपोर्ट्स या जितनी भी चीजें आती हैं, हर चीज का आपको मतलब आपको ये मालूम बिस्तर कितना इस्तेमाल हुआ, मेडिसिन कितना इस्तेमाल हुआ, कितना मतलब। वेरी नाइस। मैं आपको अर्पब भी दिखाया था,
ये सब आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन पे, आपके पास है कि आपके MIS के लड़के के पास ही है? मेरे MIS वाला, मैं सर कुछ नहीं करता, आप मैं ज्यादा दिमाग लगाता मैं टेक्नोलॉजी जितनी आपने सिखाई, आपने कहा टीम को सिखा दो, मैंने टीम को सिखा दिया और टीम को कंट्रोल करना सीख लिया मैंने। मुझे क्या चाहिए और मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए वो मुझे पता है। चलो ठीक है जी, वेरी नाइस। ये सारे सिस्टम विस्टम, ये जितने भी प्रोसेस गूगल की शीट्स पे सारा का सारा वो DME ने बनाया, आपका MIS के लड़के ने? हाँ, MIS और जो EA मिलके वही करती सर। ठीक है जी, ग्रेट है। सो एनी क्वेश्चंस गाइस? सर्विस इंडस्ट्री में जिसको कोई लगता है कि सर्विस इंडस्ट्री में ऑटो पायलट कैसे चलेगा, क्या चलेगा, आपको कभी लगा नहीं क्या प्रोग्राम के बीच में हम लोग कई बार ज्यादा सपोर्ट या कई बार लोगों का प्रोडक्शन जैसे सवाल होते हैं, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि मतलब वो ये हॉस्पिटल में कैसे लगेगा, कैसे होगा? डॉक्टर, मेरे से पूछ रहे हो सर आप? हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन सर? मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि बाबा ये सब ये पूरा ऑटो पायलट आपके हॉस्पिटल में कैसे लगेगा? क्योंकि जब आप बैठे थे तो सिर्फ आप एक अकेले डॉक्टर बैठे थे आपके बैच में हॉस्पिटल के साथ। उसके बाद तो बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए, बट मैं कह रहा हूँ बहुत सारे हॉस्पिटल वाले भी आ गए हैं, मतलब कॉलेजेस वाले भी आ गए, स्कूल वाले भी आ गए, बहुत सारे लोगों ने ऑटो पायलट कर लिया। बट जब आप बैठे थे उस समय तो आप आपसे पहले तो वो कोई वो भी नहीं था कि जो जिसने डॉक्टर मतलब जिसने हॉस्पिटल में ऑटो पायलट पूरा लगाया था। शायद एक डॉक्टर अमित था, बट मेरे को मालूम नहीं उसने बाद में किया था। कब आपने कंप्लीट किया ये BMP? अमित मेरे साथ ही था सर, उसका क्लिनिक था उसका अच्छा, प्लास्टिक। अमित आपके साथ ही था, वही मैं सोच रहा हूँ, आप और अमित साथ में थे, उसका क्लिनिक था ना डॉक्टर अमित का? हॉस्पिटल में इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट सच बता रहा हूँ सर, मैंने पीछे मुड़ के इसलिए नहीं देखा बिकॉज मैं जो आप जो बोल रहे थे मैं उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहा था। मैं 100% फुल कोचेबल था। जितने लोग बैठे ना वो दिमाग अपना बाहर रखे आए, अगर अंदर घुस रहे हैं कमरे के अंदर जहाँ पे भी सब अब तो कर ऑनलाइन हो रहा है, तो आप जब भी जूम पे लॉग इन करते हो सब कोचिंग में आ रहे हो, तो बहुत बार क्या होता है थोड़ा हम लोग ओवर स्मार्टनेस बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये बोल रहे हैं मेरे से मेरी इंडस्ट्री में नहीं लागू होगा, मेरे यहाँ ऐसी चीजें लागू नहीं होंगी, मैं सिस्टम प्रोसेस नहीं लागू करूंगा। मेरे आप मानो नहीं सर, मेरी कंपनी में कोई भी कंसल्टेंट हम लोगों ने रखा, NABH एनेबल कराया, अपने बच्चों ने कराया। मेरी जो कंपनी की एवरेज है ना अराउंड 35 ईयर्स है, मतलब जो बच्चे हैं सब बच्चे काम कर रहे हैं, सारे इंथुजिस्टिक हैं। जो उनको बता दो अलाइनमेंट कर लो, बस वही वाली बात है सर जैसा बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने अलाइनमेंट कर लिया अपनी टीम के साथ, विजन अपना विजन और मिशन शेयर कर लिया, उनके साथ बैठ के काम कर रहे हो, रोज फॉलो अप कर रहे हो, रोज मेजरमेंट कर रहे हो, तो उनका बिहेवियर चेंज होगा, अपनी कंपनी का बिहेवियर चेंज होगा, आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अगर मैं आपकी बात नहीं मानता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंचता, और मैं हमेशा इस बात को मानूंगा कि सच में ही जो आपकी हैंड होल्डिंग थी, जो कोचिंग थी, जो मेंटरिंग थी, जो आप लोगों ने फीडबैक दी, जो शेयरिंग थी, हमें हम एक दूसरे की जो शेयरिंग सुनते हैं वहां पे जो क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें लगता है कि शायद वो अलग इंडस्ट्री का, पर उसकी शेयरिंग को अगर आप अपने आप से कोरिलेट करते हो तो बहुत सारी चीजें। अब मेरे क्लास में तो कोई हॉस्पिटल वाला था ही नहीं, सर को भी कोई हॉस्पिटल वाला नहीं मिला था इससे पहले, तो मैं तो सिर्फ दूसरों की शेयरिंग से इंटरप्रिटेट करता था अपने ब्रेन में कि मैं इसको अपने यहाँ कैसे लागू करता हूँ। बहुत बार तो लोग हंसते थे, आपको याद होगा सर, मैं जब कुछ कहता था तो लोग हंसते थे कि जब मैंने बोला था ना कि सर मैं अपने यहाँ क्या नाम है वो लगाऊंगा, डिस्चार्ज प्रोसेस कैसे लगाऊंगा, FMS कैसे लगाऊंगा, तो इवन हमारे मैंने एक चीज बताई थी आपको, असिस्टेंट वाला कंसेप्ट लगाया था। रेडियोलॉजिस्ट हमारा सबसे महंगा डॉक्टर होता है, वो अल्ट्रासाउंड एक्सरे रिपोर्टिंग करता है खास करके अल्ट्रासाउंड के टाइम पे, तो उसको हम लोगों ने असिस्टेंट दे दिया। वो उसका काम है सिर्फ प्रोब रखना, घुमाना और रिपोर्ट बोलना, बाकी सारा काम असिस्टेंट करता है। पेशेंट को लाइन लगाना, पेशेंट को ब्लड रफल करवाना, पेशेंट को लिटाना, इवन पेशेंट का कपड़े ऊपर करके क्लीन करके सब कुछ प्रोब तक रख देता है सब कुछ। तो असिस्टेंट वाला वो बंदा जो रेडियोलॉजिस्ट से 50 से 60 हजार पर आवर पर मंथ की सैलरी पे आता है, और असिस्टेंट जो है वो 15,000 पर मंथ की सैलरी पे आता है। सोचो मतलब रफली 30 टाइम्स कम सैलरी पे आता है। तो उस एक असिस्टेंट लगाने से हमने जो अपने डॉक्टर्स की एफिशिएंसी अराउंड 40% इंप्रूव कर दी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जब सर बोलते हैं तो उसको खुद अपने कोरिलेट करो कि मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अपने इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में, उसको इंप्लीमेंट करो, उसको इंप्रूव करो। और एक चीज और, पहली बार में सक्सेस नहीं मिलती, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। अगर आप वर्जन 1 बनाओ, सर ने हमारी चेकलिस्ट सिस्टम एक बार थोड़ी बन गए,
ये हर बार चेंज हर 6 महीने में चेंज होता है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4। हम करंटली वर्जन 5 पे, मे बी सर अगले 6-8 महीने बाद हम लोग उसको ERP में पूरा कन्वर्ट कर देंगे अपने HIS को मिक्स करके इसको। वेरी नाइस। तो अभी तक आप गूगल पे चल रहे हो सारा? हाँ, गूगल पे चल रहे हैं सभी, पूरा का पूरा ये सारा सिस्टम, सारे डेटा, सब कुछ जो आ रहा है वो सब गूगल पे आ रहा है? गूगल और हमारा HIS साथ में जो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ओके, वेरी नाइस। बट ये जो, हाँ, जो डेटा वेटा आता है वो सब गूगल पे आता है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आता है? कुछ हम गूगल से लेते हैं, मतलब दोनों 30% हमारा गूगल शीट पे रहता है, 70% HIS पे। ओके, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया जी। सो गाइस, कैन वी ऑल थैंक डॉक्टर साहब फॉर कमिंग एंड शेयरिंग विद अस? इट्स अ रियली नाइस, ग्रेट sharing that Dr. Saab Thank you sir, thank you so much sir, had with us. और अगर हॉस्पिटल में लग सकता है तो मेरे हिसाब से कहीं भी लग सकता है। अगर हॉस्पिटल में लग सकता है तो मेरे ख्याल से कहीं भी लग सकता है। मतलब वी कैन पुट इट फॉर एनी इंडस्ट्री, बिकॉज हॉस्पिटल में तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। what सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ग्रेट है जी। Would you like to share your phone numbers or Dr. Saab, is that possible? Yes sir, मैं शेयर कर रहा हूँ। Okay, great. तो ये उनका नंबर है 9711182820, 9711182820। ग्रेट है। ध्रुव अग्रवाल ने लिखा है कुछ वर्जन बनिज बेटर देन नन सो वेल सेड सर, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, राहुल जैन साहब जो जो बोलेंगे उसको नोट कर लो, उसको कैप्चर कर लो। टूल नहीं, दिमाग का जो कैप्चर टूल है उसमें कैप्चर कर लो और उसको इम्प्लीमेंट कर दो। इम्प्लीमेंट करते रहो, कैप्चर करते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो, इससे अलावा और कुछ नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, बहुत सारी चीज सीखी। ही इज द बेस्ट पर्सन। जो आप इनके सिस्टम प्रोसेस सीखोगे, इससे अच्छे आपको, इससे सिंपल कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत जगह जाओगे, बहुत जगह देखोगे, दे विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इतना इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट को इतना सिंप्लीफाइड कर दिया है कि एक डॉक्टर, मेरी वाइफ जो बहुत डरती थी, आजकल पूरा हॉस्पिटल चला लेती है। वेरी नाइस। तो एक एक चीज जो सिंपल, एक सिस्टम, मतलब इनके हिसाब से मैं तो बोलता हूँ सिर्फ 4 चीजें हैं, FMS, चेकलिस्ट, फुल किटिंग, MIS। ये 4 चीजें आप सीख लो, आपने पूरा हॉस्पिटल चला लिया, पूरी इंडस्ट्री चला ली। एक PMS और होता होगा प्रोडक्शन में। हाँ जी, बिल्कुल, PMS और होता है प्रोडक्शन में, बाकी सब तो सब जगह एप्लीकेबल और इम्प्लीमेंटेबल है। जैसे आप कह रहे हो कि ये सारा का सारा FMS चेकलिस्ट का सारा सिस्टम, चेकलिस्ट, FMS, MIS सब करके पूरा का पूरा सिस्टम चल पड़ता है। Okay, great. Thank you so much. Thank you, sir. Have a great day, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for being here with us. And I hope you have managed. I hope I am sure you've managed to inspire so many of us. Okay, जी. Thank you so much once again. डॉक्टर साहब को मैंने कल शाम को, लेट शाम को पकड़ा। मैंने कहा अगर आपके पास समय है तो आ जाओ, we'll just have some sharing. Okay, great.